ये जो विज्ञान का वीडियो का कितना पार्ट है बाबू लोग? पार्ट 3 है, ध्यान दीजिएगा। क्या ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था पार्ट 2 में विस्थापन का अभिक्रिया के बारे में बताए थे, लेकिन इसमें फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ए है जिसका अधिक क्रियाशील तत्व है, तो बी की के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मान के चलिए अगर ये हमारा प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका क्रियाशील तत्व जो है ए जो है, इसका क्रियाशील तत्व अधिक है बी से, तो क्या करेगा, इसको बी को हटा देगा, ठीक है ना। बी को क्या करेगा, हटा देगा, और अपने जाकर के ए इसके साथ अटैक हो जाएगा, मतलब ए सी हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, बी अकेले में। अब कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का तत्व है, ये भी तत्व है, और दोनों मिल करके एक यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा इस बात को। और यौगिक तभी बनता है जब दोनों तत्व मिलके बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलके बनते हैं। अब एक शर्त होनी चाहिए कि तत्व में एक प्लस हो एक माइनस हो, तभी एक जाकर के मिलेंगे। अब ये कभी मत सोचना कि इसमें ए और बी दोनों मिल जाए तब जाकर कुछ पदार्थ बन जाए, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ए का आयन क्या है, प्लस है, और बी का भी आयन क्या है, प्लस है। तो प्लस वाला जुड़ करके कभी एक यौगिक नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज आप थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिएगा। कहाँ गया कपड़ा? इसको ध्यान देते रहिएगा। तो अब हम आते हैं, यानी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारा ये फेरस जो है ये कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो फेरस क्या करेगा, कापर को हटा देगा, तो ये इसके साथ अटैक करके फेरस सल्फेट बन जाएगा। ये हमारा कापर है। इसमें एक छोटी सी बात कह रही है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई है, जिसे हम क्या बोलेंगे, CuSO4 के नीले, मतलब के नीले विलयन का, ठीक है ना, विलयन का रंग जो होता है वो हरा हो जाता है, वो आपका FeSO4 हो जाएगा, का निर्माण हो जाने के कारण होता है। यानी ये वाला क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, नीला होता है। जब इसे हम मिलाएंगे कापर सल्फेट के साथ तो समझिएगा। फिर क्या करा, इसी प्रकार एक और अभिक्रिया है, जिंक के साथ हम कापर सल्फेट जब क्रिया कराएंगे तो हमारा ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये जिंक इसके साथ आ जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, इसके बाद कापर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कारण ये भी है कि जो कापर जो है वो कम क्रियाशील तत्व है, किससे, आपका ये फेरस से भी है, और कापर किससे कम क्रियाशील तत्व है, जिंक से भी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्रियाशील तत्व है फेरस और कापर अधिक है, फेरस और जिंक अधिक है कापर से, ठीक है ना, एक चीज याद रखिएगा। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कह रहा है, अभी हम इससे परिभाषा को पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होता है यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर दो यौगिक है, मतलब यहाँ पर ये एक तत्व प्लस अप्रिय माइनस हो जाएगा, तो ये आपका यौगिक बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार प्लस C प्लस इसके बाद D माइनस, ये भी एक यौगिक बन जाएगा, और हम इसके साथ अब क्रिया करा रहे हैं, बात समझिएगा। तो होगा क्या इसमें कि आयनों का आदान प्रदान, मतलब एक इसका प्लस और दूसरे वाले का माइनस, ये इसके साथ अटैक कर लेगा, ये इसके साथ अटैक करेगा, बात समझे। तो जब ए अटैक करेगा डी के साथ तो ये बन जाएगा AD, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस, तो ये अलग यौगिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यौगिक, ठीक ना, अलग से इस तरह का यौगिक बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे एक माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, BC, तो B यहाँ पर क्या है, माइनस है, C क्या है, प्लस है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर भी एक अलग क्या बन जाएगा, यौगिक। तो ये सिंपल शब्दों में कहने के लिए कि परिभाषा हमारा बहुत छोटा में हो जाए और आसानी से समझ भी जाए, इसीलिए यहाँ पर सिंपल बात में कहा है कि उत्पादों का जो निर्माण होता है वो यौगिकों के, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है।
बल्कि वो वही बात है विस्थापन वाली। मतलब ये है कि ए जो है अधिक क्रियाशील तत्व है सी से, तो क्या करता है इसको हटा देता है, तुरंत हटा करके इसको अपने जाकर तत्व हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है एडी। समझना इस बात को। यहाँ पर भी क्या बात हो गई कि जब ये इसके साथ यहाँ इसके साथ चला गया तो ये सिंगल पड़ गया, ये भी सिंगल पड़ गया, और जब ये सिंगल पड़ गया तो यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, तो ऑटोमेटिक इसके साथ अटैक करके आपस में बन करके यौगिक बन जाते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये यही चीज क्या है, क्रिया अधिक क्रियाशील तत्व पर भी निर्भर है। ऐसा नहीं है कि आयनों का आदान प्रदान ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये होना भी इसी पर डिपेंड है, लेकिन आसान शब्दों में कहने के लिए ये परिभाषा ये ऑटोमेटिक अच्छे से बन गया है। तो यहाँ पर देखेंगे एक उदाहरण समझेंगे। यहाँ पर देखिए दे रखा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO2। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में होता है। इसी प्रकार बेरियम वाला क्या होता है, ये प्लस में, ये वाला क्या होता है माइनस में। तो सोडियम वाला देखिएगा ध्यान से, ये सोडियम वाला जो प्लस है इसके साथ माइनस के साथ अटैक कर लेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार ये माइनस वाला प्लस के साथ अटैक करके बेरियम सल्फेट बन जाएगा। कुछ बात समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेरियम प्लस में होता है, सोडियम सल्फेट जो होता है माइनस में होता है, सोडियम प्लस में होता है, क्लोराइड माइनस में होता है। तो ये एक दूसरे के साथ अटैक करके यौगिक बन रहा है। क्या बन रहा है यौगिक बन रहा है। इसको आप लर्न रखिए, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार क्या कर रहा है यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट जो है ये एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ये अच्छी बात है। ये जो बेरियम जो सल्फेट है ये अविलेय निर्माण होता है, मतलब ये मिलेगा घुलेगा नहीं, ये एक प्रकार का अवक्षेप में पड़ा रहेगा विलयन में, वो दिखाई देगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं अविलेय का निर्माण होता है। इसीलिए इस रिएक्शन इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल क्या इंपॉर्टेंट है। और अवक्षेपण एग्जाम्पल के वजह से, अवक्षेपण अभिक्रिया के वजह से ये अभिक्रिया भी क्या हो गई इंपॉर्टेंट हो गई। ये कहता है एग्जाम में कि अवक्षेपण अभिक्रिया लिखिए, तो आपको यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहता है कि हमको ऐसा हमको पदार्थ बनाना है जो अविलेय रहे। क्या रहे अविलेय रहे विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड में घुला नहीं रहेगा, ये अविलेय रहेगा, मतलब ये मिला उसमें पड़ा दिखाई देगा। तो अविलेय निर्माण होता है। इसके कारण क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बाबू इसको आप याद रखिएगा। जैसे ही कोई अगर कहेगा अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बताओ तो तुरंत आप यही अभिक्रिया बोलोगे कि सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया करा देंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और वही बेरियम सल्फेट और अवक्षेपण अभिक्रिया का हमको परिभाषा व्यक्त कराता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। यहाँ पर सिंपल बात यह है, उपचयन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अब ऑक्सीजन की वृद्धि का क्या मतलब हुआ। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ध्यान से सुनना बाबू, समझना। ऐसी अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। यानी जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो दूसरा परिभाषा समझ लीजिए हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की वजह से इसका परिभाषा दिया गया है। समझिएगा, जब ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन की क्या होगी कमी होगी, तो इसे क्या बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की जब कमी होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है वृद्धि होती है, और जब वृद्धि होती है तो क्या बोलते हैं अपचयन। अब आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो उपचयन होता है ये सिंपल बातों में समझिए कि अगर मान लीजिए हम किसी कार्बन को जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं कार्बन को जला रहे हैं, और जब कार्बन को जला रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं बना, अब प्लस हीट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम ऑक्सीजन की वृद्धि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। सिंपल बात। अब और अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घरों में पापड़ है, पापड़ आप लोग खाते हो ना, पापड़ होता है, तो पापड़ को क्या करते हो पन्नी में बांध के रखते हो।
पन्नी में क्यों बांध के रखते हो? ताकि उस पर हवा न लगे। तो हवा न लगे इसका मतलब ऑक्सीजन चक्रिया न लगे। तो जब उससे ऑक्सीजन चक्रिया हो जाती है तो पापड़ क्या हो जाती है? नरम हो जाती है। और जब नरम हो जाती है तो इसे अलग अलग भाषा में सब बोलते हैं। जो नरम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन हो गया। ये सिंपल बात को याद रखिएगा। यानी पापड़ में जब वो नरम हो जाता है तो उपचयन हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये सिंपल में उदाहरण में पूछ सकता है कि पापड़ पे हवा लगना, नरम होना या मॉइस्चर होना, तो किस प्रकार का उदाहरण? क्या बोलोगे? उपचयन हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, वो अलग एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और भी है, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है तो ऑक्सीजन से क्या होता है? अब क्रिया करता है। जब ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो वो भी तो ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी लोहे पर जंग लगना भी किसका उदाहरण है? उपचयन का उदाहरण है। समझ में नहीं? समझ में आया? तो ये आप कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखे रहिएगा। हम इसका उदाहरण कल बताऊंगा और इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक ना? जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। और क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा क्या होगा? अपचयन होगा। ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या होता है? अपचयन। इसको आप याद रखिएगा। बाकी के लिए हम कल बताएंगे, ठीक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही।